तो देखिए बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये एक ऐसा लॉ है जो यूनिवर्स में हर जगह अप्लीकेबल है, हर एक पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है, हर एक बॉडी के लिए अप्लीकेबल है। अगर यहाँ सामने दो पार्टिकल्स हमारे रखे हुए हैं उसके लिए भी है, अगर हम मून एंड अर्थ की बात करें तो उसके लिए भी है, इसमें ब्लू वाला। और अगर मैं बात करूं कि एक गैलेक्सी का प्लैनेट है और दूसरे गैलेक्सी का प्लैनेट है तो उसके लिए भी अप्लीकेबल है, हर एक जगह के लिए अप्लीकेबल है। तो ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, है ना। यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल क्या करता है? हर दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, और उसका जो फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं कहूंगा कि मेरे पास दो पार्टिकल्स, दो बॉडीज, आपको जो मान के चलना चलिए, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन ये एक दूसरे को क्या करने वाले हैं? अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर को। कंबाइंडली अगर मैं चाहूं तो उसको ऐसा लिखूंगा फिर m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कंबाइंड फॉर्म में इसको ऐसा लिखूंगा F इज टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बाद में एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकल के आती है, कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की निकल के आती है। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैवेंडिश ने, क्या नाम बताया साइंटिस्ट का मैंने? कैवेंडिश ने इसकी हमें वैल्यू ढूंढ के दिया था। उन्होंने कहा था कि इसकी जो वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होगा। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसका अगर मैं डायमेंशन कैलकुलेट करने बैठूं तो ये आएगा m-1 L3t-2। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने इसको सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन की लिस्ट में रखा है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जो होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन की लिस्ट में। इसका कुछ ना कुछ तरीके से यूज़ आते ही रहता है ना। बहुत बार देखा चुका मैं। अगर मैं बोलूँगा 100 पेपर है तो 100 में से 90 पेपर में ये है। कुछ डायरेक्ट पूछा हुआ, कभी कभार घुमा फिरा के पूछा हुआ, किसी इक्वेशन में पूछा गया, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होता रहता है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, लिखिए फास्ट। फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने उसमें तो देख चुके ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब नोट के फॉर्म में लिख लो आप। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। ये यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ओके, इट इज इंडिपेंडेंट of
इंटरवेनिंग मीडियम, ये इंटरवेनिंग मीडियम को डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और अगर मैं कहूं फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स और टू spherical bodies or two spherical bodies of masses m1 and m2, the force can be calculated as F is equals to G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दो पार्टिकल्स है, दो स्फीयर है, या एक पार्टिकल और एक स्फीयर, ये बात को अच्छे समझना, क्या बोला मैंने, दो पार्टिकल्स है, उनके बीच में का ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ लिया तुमसे, दो स्फीयर है, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ लिया तुमसे, एक पार्टिकल एक स्फीयर है, एक पार्टिकल एक स्फीयर है, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स तुमसे पूछ लिया। इन तीनों केसेस में आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आप F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का मास लो, प्रोडक्ट करो, डिस्टेंस का स्क्वायर करो, हो गया काम खत्म। मगर अगर सिचुएशन ऐसी है, if the system consists of a particle or a sphere and the other body as rod, then the gravitational force between them, will be obtained using integration. तो भैया ऐसा है कि मेरे पास एक पर्टिकुलर पार्टिकल है या स्फीयर है, चलेगा, दोनों में से कुछ भी चलेगा, ऑफ मास m1, और ये दूसरा वाला एक रॉड है ऑफ मास m2, और उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r करके दिया हुआ है, पर्टिकुलर डिस्टेंस r करके दिया हुआ है। तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से नहीं चलेगा। तो अब आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो इंटीग्रेशन का सहारा कैसे लेंगे, बहुत आसान है। आप सबसे पहले इसमें एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ेंगे जिसका मास क्या रहेगा, dm। उस छोटे से एलिमेंट को आप क्या मान के चलेंगे, पार्टिकल, और आप फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, dF इज इक्वल्स टू जी m इंटू डी एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर dm की वैल्यू लेंगे, क्या आएगा, m/l इंटू dx, है ना। फिर उसको क्या करेंगे, dm की वैल्यू डालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे लिमिट से, यहाँ से लेकर वहाँ तक पर्टिकुलर लिमिट। मैं बताऊँगा आपको, एग्जाम्पल्स दूंगा वैसे, तो उसके अपने आप आ जाएंगे आपको समझ में। तो वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। फिर दिमाग में ज़रूर आया होगा कि अगर दो रॉड्स के बीच में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर लग जाएगा डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपकी रेंज में नॉट इवन नीट और जेई दोनों में वो नहीं आने वाला है ना। तो आपको सिर्फ सिंगल इंटीग्रेशन तक के करना है, जिसमें एक इतना आ सकता है बस, और कुछ नहीं। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो दिस इज इट, ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, ये हो गया आखिरी का, ये विल बी ऑब्टेन यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा नेक्स्ट,
ओके, मग पुढे काय? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। मान लो कि मेरे पास कुछ सिस्टम ऑफ मासेस है, m1, m2, m3, mn। और यहां एक मास है m। अब क्या होगा कि m1 और m के बीच में चल रहा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह m2m, m3 और m के बीच में भी, mn और m के बीच में भी। m1 जो m को अपनी तरफ खींच रहा होगा विथ फोर्स f1, ये इसे खींच रहा होगा विथ फोर्स f2, और ये इसे खींच रहा होगा विथ फोर्स f3, और ये इसे खींच रहा होगा विथ फोर्स fn। तो यहां हम लोग कहेंगे द नेट फोर्स experienced by the particle of mass small m can be given as vector f net is equals to vector f1 plus vector f2 plus vector f3 plus dot 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 plus vector fn। तो नेट फोर्स आप वेक्टर सम से देंगे, एक ऑर्डिनरी सम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। अब मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे आपको बताने की जरूरत है कि ऑर्डिनरी सम और वेक्टर सम में क्या फ़र्क होता है ना। मुझे लगता है कि अब अच्छे से जानते हो। चलो कुछ इसमें स्पेशल केसेस देख लेंगे फिर अपन। So case 1, m1, m2 और m। तो जो m1 फोर्स लगाएगा उसको, तो ये रहेगा वेक्टर f1, और f2 जो फोर्स लगाएगा उसको कितना रहेगा बेटा, वेक्टर f2 रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, m1 और m2 दोनों मिलकर m को खींच रहे हैं, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। डोंट यू थिंक दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। तो जब मैं बोलूँगा अच्छा भैया ज़रा बताना तो नेट फोर्स कितना रहेगा, तो आप सिंपली उसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। अगर ये 10 है ये 6 तो कुल मिला के 16 डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। डायरेक्ट एडिशन क्यों कर पा रहे हैं आप, आपका डायरेक्शन कैसा है, सेम है। और सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि F1 और F2 दोनों के दोनों बराबर निकले, जिसको आप F बोल सकते हैं, तो F नेट क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस F। F नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस F। अब देखो बेटा केस सेकंड, ये M1, ये M2, ये M, वेक्टर F1 वेक्टर F2। M1 M को अपनी तरफ खींच रहा है, M2 भी M को अपनी तरफ खींच रहा है। और अब अगर मैं बोलूँगा कि आप बताओ भैया F नेट क्या रहेगा, नेट फोर्स क्या रहेगा, तो आप सिंपली कहेंगे F1 माइनस F2। आप दोनों फोर्सेस को सबट्रैक्ट करो। बोले क्यों भाई सबट्रैक्ट क्यों, अरे भैया डायरेक्शन उनके कैसे हैं, ऑपोजिट है, दैट्स वाई। ठीक है, चलो मान लिया। केस थर्ड, ये M1 है, ये M2 है, ये M है। M1 M को अपनी तरफ खींच रहा है विथ फोर्स F1, M2 भी M को अपनी तरफ खींच रहा है विथ फोर्स F2, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो अब मैं बोलूँगा नेट फोर्स कितना होगा बेटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ 90, और कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0। तो कुल मिलाकर ये जो आंसर हो जाएगा वो रह जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और अगर सपोज करो यहाँ पर
F1 और F2 दोनों के दोनों बराबर निकले इक्वल्स टू F, तो आंसर हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ F। दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ F। चलिए ठीक है, मान लिया। फिर केस फोर्थ, M1 M2 M, ये फोर्स वेक्टर F1, ये फोर्स वेक्टर F2, एंगल रहेगा ये 60 डिग्री। तो अब F नेट अगर मैं पूछूं कितना आएगा, तो ये आएगा √3, नहीं इसको तो फिर भाई √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 एंड F2 ऐसा रहेगा, है ना। cos 60 1/2 होता है ना, ट्वाइस F1 F2 cos ऑफ 60 1/2, तो ये ऐसा आएगा। 2 कैंसिल होके इतना बचेगा। वो बात की बात है कि अगर सपोज करो F1 इज इक्वल्स टू F2 निकला, इज इक्वल्स टू F निकला, तो अब मैं कह सकता हूं कि F नेट इज इक्वल्स टू हाउ मच? √3 टाइम्स ऑफ F, अगर F1 और F2 दोनों भी सेम निकले तो। फिर आएगा केस फिफ्थ, ये M1, ये M2, ये मास M, एंगल रहा 120 डिग्री। ये खींचेगा उसको अपनी तरफ विद फोर्स F1, इसे अपनी तरफ खींचेगा विद फोर्स F2। और अगर मैं आपसे पूछूं इस बार कि भाई जरा बताना तो F नेट कितना रहेगा, तो F नेट इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2, क्योंकि cos 120 कितना होता है? -1/2, तो माइनस F1 F2। और अगर सपोज करो F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F हो गया, तो भाई F नेट जो है वो खालिस F के बराबर रह जाएगा। आया समझ में आपको? तो ये सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको लिखकर दे दिया है ना, और आपको समझ में आ गया होगा कि किस सिचुएशन में कैसा आपको यूज़ करना है। ओके, अब ये कुछ कैसा है, स्टेट बोर्ड का चैप्टर तो है नहीं है, ये सिर्फ नीट और जेई का चैप्टर है, तो इसमें मैं कहीं जगह पे स्टेप वाइज सॉल्व करने के बजाय शॉर्टकट का यूज़ करूँगा। अब कैसा है कि अपने रोटेशनल मोशन चैप्टर जो था वो एक स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड चैप्टर था, है ना, नीट में भी है मगर बट स्टेट बोर्ड में भी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो उसमें अपन को कई सारे प्रॉब्लम्स को पूरे स्टेप वाइज फॉलो करना पड़ा, क्योंकि भैया बोर्ड में अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो उसको स्टेप वाइज ही लिखना पड़ता है। वैसे डायरेक्ट जंप मारेंगे तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं, है ना। मगर यहाँ पर मैं बहुत सारे डायरेक्ट जंप्स मार सकता हूँ, मैं विदाउट मतलब भाई लंबे प्रोसीजर को जाकर डायरेक्ट अगर मैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। लिख लीजिए ये सारी चीज़ें। बेटा देखो ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान देना, इस पर बहुत ध्यान देना। एग्जैक्ट ऐसा ही कुछ पॉइंट तुमको आने वाला है आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। अगर ये वाला अभी तुमको समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आसानी जाएगी तुमको। दो पार्टिकल्स है जो कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अरेंज्ड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे कि मैं कहूँगा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कहीं ना कहीं सामने से निकली हुई होगी जेड एक्सिस। ये है पार्टिकल ऑफ मास m1, ये अपना पार्टिकल है जिसका मास कितना बेटा m1, और ये इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1, ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर r1, और ये इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2। अगर मैं ये स्टडी वेक्टर फॉर्म में ना किया होता, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको ना कर रहा होता स्टडी, सिर्फ स्केलर फॉर्म में स्टडी कर रहा होता, तो मैं इस m1 और m2 के बीच के डिस्टेंस को r लिखा होता, है ना। मगर अभी मैं वेक्टर फॉर्म में स्टडी कर रहा हूँ,
तो फिलहाल मैं इसको इस तरह से अभी ओमिट कर रहा हूं। अब ऐसा है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज तुम्हारे सामने आएगी। लेट F12 करके आएगा, इसका मीनिंग क्या होगा? ये रहेगा फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1 ड्यू टू M2। और F21 का मीनिंग क्या रहेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन मास M2 ड्यू टू M1। तो F12 का मतलब क्या रहेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1 ड्यू टू M2। और F21 का मीनिंग क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन मास M2 ड्यू टू M1। अच्छा एक बात बताओ, ये M1 और M2 फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे को। मैं पूछूंगा इस M1 पार्टिकल को M2 पार्टिकल के वजह से फोर्स किधर फील हो रहा होगा? तो मैं बोलूंगा इसको तो इधर फोर्स फील हो रहा होगा। तो वेक्टर F12 का डायरेक्शन ऐसा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1 ड्यू टू M2। इसको इधर ही फील हो रहा होगा ना, ऐसा लग रहा होगा इसको कि मेरे को इधर खींच रहा। इसी तरह से M2 को क्या लग रहा होगा कि भैया ये M1 है ना, वो मुझे इधर खींच रहा। अरे भाई मुझे एक बात बता, सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों चीज़ों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहाँ पर वो आके एक दूसरे से चिपक जाते हैं, मैं पूछूंगा ये वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा था कि सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा था, या दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, है ना? तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, किसी एक का इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, तो फिर ये 1 को इधर फील होगा ड्यू टू M2 और 2 को इधर फील होगा ड्यू टू M1। तो मैं बोलूँगा F21, फोर्स एक्टिंग ऑन मास M2 ड्यू टू M1। ओके चलो मान लिया। मगर बात हो रहा है कि देखो भाई इतना तो समझ में आ रहा है, आप ये फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं और F12 F21 भले ही मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, F12 और F21 भले ही मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर F12 इज सेम इन मैग्नीट्यूड टू दैट F21, मगर ये कभी भी डायरेक्शन वाइज सेम नहीं हो सकते। इनका डायरेक्शन बिल्कुल कैसा है? ऑपोजिट है। तो सवाल ये उठा उसे लिखेंगे कैसे? F12 को कैसे लिखेंगे, F21 को कैसे लिखेंगे? तो चलिए भाई हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर इट देन। तो पहली कैटेगरी आएगी फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1 ड्यू टू M2। पहली कैटेगरी फोर्स एक्टिंग ऑन मास M1 ड्यू टू M2। चलिए, तो वेक्टर F12 को मैं ऐसा लिखूंगा, G M1 M2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, है ना? R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। अच्छा एक बात बताओ, ये M1 को लग रहा है फोर्स किधर से? इधर साइड में। ऐसा लग रहा है कि भैया यहां से इसको कोई इस साइड में खींच रहा है। मतलब ये जो M1 को जो फोर्स फील हो रहा है वो ओरिजिनेट कहां से हुआ? M2 से। और कहां की तरफ ट्रैवल किया उसने? M1 की तरफ। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21, यानी वो फोर्स जो ओरिजिनेट कहां से हुआ? M2 से, ट्रैवल कहां किया? M1 पे, और उसको ऐसा फील कराया कि भैया तेरे को कोई ना कोई क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो तुमने नोटिस किया कि R21 और F12 कैसे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं।
दैट्स वाई यहां पर एक माइनस का साइन आएगा, यहां क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, ये बताने के लिए कि इसका डायरेक्शन और F12 का डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट है ना। तो इसीलिए मैं यहां माइनस साइन दे रहा हूं। तो ये बोल रहा है कि देखो यहां पर R21 का स्क्वायर यानी इस डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी जो कि कहां से ओरिजिनेट हुआ, M2 से F1 तक ट्रेवल किया, और R21 क्या मतलब इसका क्या, डायरेक्शन। मगर मैं ये बात जानता हूं कि R21 कैप, इसको तो आप वेक्टर R21 अपॉन R21 बोल सकते हो, वेक्टर R21 अपॉन R21। तो देयरफॉर वेक्टर F12 को आप ऐसा लिखेंगे, माइनस GM1M2 अपॉन आपका R21 का क्यूब इंटू वेक्टर R21। बात समझ में आया कि बेटा, अगर यहां पर R21 का कैप है तो जैसे कि फॉर्मूले में R स्क्वायर आता है वैसे ही आएगा, जैसे कि फॉर्मूले में R स्क्वायर आता है वैसे ही आएगा। ये सिर्फ इसका डायरेक्शन बता रहा है, जैसे ये यूनिट वेक्टर रहेगा I कैप, J कैप, K कैप, जो ये बताता है कि वो डायरेक्शन किधर रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूँगा ठीक है भैया ये M1 इधर है, M2 इधर है ना, ओके ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये मान लो कि मैं पूछता हूँ कि M1 को किधर फोर्स लगेगा, यानी मैं F12 की वैल्यू पूछ रहा हूँ और ये डिस्टेंस मान लो R है, तो आप बोलेंगे F12 जो वैल्यू आएगी वो कहाँ रहेगी, बता देता हूँ मैं, वो रहेगा GM1M2 अपॉन R का स्क्वायर इंटू I कैप, है ना। तो भैया ओके इधर जा रहा है ना ये M1 F12 R, ठीक है इधर जा रहा, तो फिर ये माइनस I कैप लेना पड़ेगा, इसको इधर फील होगा, हाँ माइनस I कैप। देखो इधर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस GM1M2 अपॉन R स्क्वायर करो, माइनस GM1M2 अपॉन R स्क्वायर करो, और R कैप यानी यूनिट वेक्टर डालो किसका, वो फोर्स जहां से ओरिजिनेट हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने पूछा कि ये M1 को कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो तुमने कहा कि वो निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा, GM1M2 है ना, R का स्क्वायर लेना पड़ेगा और यहां पर डायरेक्शन डालना पड़ेगा किसका, R का। अच्छा एक बात बता, मैंने बोला कि देखो भाई M1 को कौन फोर्स लगा रहा, M1 को कौन फोर्स लगा रहा, M2। M2 कहाँ है, यहाँ पे, और वो फोर्स यहाँ से ट्रैवल करते 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 यहाँ पर चला गया, यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ चला गया, तो ये क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R होगा। अब मुझे ज़रा तुम अपने नॉलेज से बताओ ये डायरेक्शन प्लस I कैप है कि माइनस I कैप है, तो देखो इसीलिए मैंने माइनस I कैप डाल दिया। ये फॉर्मूले का माइनस साइन जैसे कि वैसे, फॉर्मूले का माइनस साइन जैसे कि वैसी, फिर डायरेक्शन मैंने देखा R की इधर आ रही है, तो इसलिए मैंने माइनस I कैप डाला। कुल मिला के फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो आगे आएगा GM1M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू I कैप, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका मीनिंग ये बता रहा है कि देख भैया ये जो मास M1 है ना, उसको फोर्स इधर राइट साइड में लगेगा, क्योंकि फोर्स इधर ट्रैवल करते हुए आ रहा है, इधर से ओरिजिनेट हुआ, इधर ट्रैवल करते हुए आ रहा है, इसी कारण से फोर्स उसको इस साइड लगेगा। तो इस साइड इस तरीके से वो अपना पूरा डायरेक्शन बताता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि भैया ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है आपका ये इस तरह से, और ये याद रखना अगर यहाँ कैप आया तो यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर, और यहाँ वेक्टर आया तो यहाँ क्या आएगा, क्यूब। अब एक बात देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो मैं लिखूंगा बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर मैंने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो किया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेक्टर R1 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21, वेक्टर R1 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वेक्टर R21 इज इक्वल्स टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R21, सॉरी R2, इसको इधर लेके चले जाऊँगा मैं, है ना। और अगर मुझे इसको मैग्नीट्यूड में लिखना रहा तो मैं R21 को क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अच्छा ठीक है, मान लिया, तो इसके वजह से अब ये फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू माइनस GM1M2 अपॉन R21, सॉरी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू
वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। देखो ये याद रखना, ये मैग्नीट्यूड में है क्योंकि ये नीचे मैग्नीट्यूड है ना, और ये वेक्टर फॉर्म में है, तो इसीलिए ये वेक्टर फॉर्म में आया इस तरह से। तो ये हमारे पास ये एक इक्वेशन आ रही है, ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और ये तीसरी इक्वेशन आ रही है। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ट्राई करिए आप। फोर्स एक्टिंग ऑन मास m2 ड्यू टू m1। m2 मास पे जो फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू m1, मैं बोलूंगा अच्छा किसका फोर्स निकाल रहे अपन, m2 पे ड्यू टू m1, मतलब वेक्टर F21। ठीक है, बोले ये किसके बराबर आएगा, माइनस जी m1 m2 अपॉन, अच्छा देख ये बोलेगा मेरे को फोर्स फील हो रहा, कौन खींच रहा मुझे, बोले यार मेरे को ऐसा लग रहा उधर से कोई खींच रहा, तो यानी वो फोर्स कहां से जनरेट हो रहा, m1 से ट्रेवल करते हुए कहां जा रहा, m2 तक। मतलब वो फोर्स जो m2 को फील हो रहा है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि भैया मेरे को इधर साइड से कोई फोर्स फील हो रहा, यूं, मतलब क्या भैया कोई तो है वहां पे जो मुझे खींच रहा है, मैं बोलूंगा मैं कहाँ है, हाँ वहां कहीं तो भी कोई तो भी है कि नहीं। तो भैया वो फोर्स जनरेट हो रहा वहां से, वो ट्रैवल किया मेरे तक वैसी। तो माइनस जी m1 m2 अपॉन, अब 2 1 था तो क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। और जैसे कि मैंने कहा सिंस R12 का कैप इज इक्वल टू वेक्टर R12 अपॉन R12, आप लिख सकते हैं देयरफॉर वेक्टर F21 इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2 R12 का क्यूब इंटू R1 वेक्टर R12। और फिर मैं बोलूँगा देखो ठीक है भाई, अब ये मेरा क्या है, वेक्टर R12 है, ये वाला डॉटेड क्या है, वेक्टर R12 है। अगर मैं इसके नज़रिए से देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नज़रिए से, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2। वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2। therefore वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, या जिसको मैं कहूँगा सिर्फ R12 की अगर बात चल रही है तो वो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड। तो अगर ये बातें मैं यहाँ डाल दूँ तो वेक्टर F21 कैन बी रिटन एज माइनस जी m1 m2 अपॉन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब मल्टीप्लाई बाय वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये एक इस तरह से, तो ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठा कि एग्जाम में ये कैसे आएंगे मुझे। देखो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा आपसे, ये ना कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m1 ड्यू टू m2 उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये तीनों में से एक तरीके का पूछेगा कोई, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। दैट्स इट।